अंधेरा बढ़ रहा, अंधेरा बढ़ रहा, अंधेरा बढ़ रहा, नया सूरज चमकाओ रे, बैठ एकता के रथ में आवाज लगाओ रे। और आवाज क्या हो? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैंने कहा पहली पंक्ति गाओ आप, तो उन्होंने गाई वो कि थारे बिना गौवे दुख पाती आजा किशन मुरारी। और मैंने झट से कह दिया याद करें से सारे थमने भारत के नर नारी। जी। और भैया ये मेरा कहना था कि पिताजी तो एकदम उछल पड़े और ये बोले भाई तू तो कवि बनेगा। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयतु भारतम पर। और आज एक विशेष शख्सियत के साथ हम आपसे रूबरू हैं। हम आज बात कर रहे हैं एक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, गीतकार और गजलकार जो हमारे देश में, दुनिया में सुप्रसिद्ध हैं। और अभी हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से उन्हें हरियाणा गौरव सम्मान भी दिया गया है वर्ष 2017 के लिए। तो उनसे हम बातचीत शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको जरूर दे देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारा काम गजल के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, व्यंग्य के क्षेत्र में किया है। हमारे साथ शाश्वत मोहन मनीषी जी हैं, जिनका जन्म 6 मई 1950 को 6 मई 1950 को जयपुर राजस्थान में हुआ, पर पैतृक निवास उनका है कनीना खास महेंद्रगढ़। आप दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से, हम सब की ओर से शाश्वत मोहन जी को हार्दिक बधाई। अच्छा लग रहा है आपसे रूबरू होकर के। हमारे दर्शक आपसे रूबरू होंगे और उससे बड़ी बात यह है कि ऐसे शख्सियत से रूबरू होना हम युवाओं के लिए, आज की पीढ़ी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है जी। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। आप हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि व्यक्ति जब भी जो भी सीखता है शुरुआत उसकी परिवार से होती है। तो मैं जानना चाहता हूं आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बड़ा विस्तार से बताएं, ताकि हम पूरा जान सकें कि शाश्वत मोहन मनीषी बनने तक का जो ये सफर है वो परिवार से कैसे शुरू हुआ। दिनेश जी, आप सहित सभी श्रोताओं को मैं नमन करता हूं और अपनी बात एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। जी जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवे यद भद्रम तन्न आसुवे। जैसा कि आपने बताया कि मेरा जन्म जयपुर में हुआ, तो जयपुर में मेरे ननिहाल हैं और मेरी माताजी बहुत लाडली रही, तो प्रसव के लिए जयपुर बुला लिया गया था। और हमारा मूल स्थान कनीना खास, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। कनीना जी जब मैं जन्मा तब तक तो गांव ही था, लेकिन अब बहुत बड़ा कस्बा बन चुका है, तहसील बन चुकी है। एक सामान्य से परिवार में मेरा जन्म हुआ। पिताश्री मंगतूराम जी सारस्वत उस क्षेत्र के बहुत अच्छे पहलवान थे और आज भी सारा क्षेत्र उनको पहलवान के नाम से जानता है। कोई नया व्यक्ति वहां पर पहुंचे, भाई पहलवान जी घर जाना है, तो पहुंचा देंगे। जी। माता जी श्रीमती भगवती देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल भी हस्ताक्षर भी नहीं कर पाती थी। हम लोग 8 बहन भाई रहे, 4 बहनें 4 भाई। 2 बहनें बड़ी, तो 2 बहनों के बाद आया तो लाडला था मैं। और परिवार बहुत प्रतिष्ठित परिवार रहा।
सामान्य होते हुए भी विशेष। जी। तो जब मैं कोई तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो एक दिन पिताजी कुछ गुनगुना रहे थे और बार बार कान पर हाथ रखते, फिर बुद्धि खुचलाते और एक पंक्ति दोहराते, थारे बिना गौवें दुख पाती आजा किशन मुरारी। मैं आज उस बात का विश्लेषण करता हूं कि वो भी शायद कवि बनने की प्रक्रिया में थे, लेकिन पहलवान थे इसलिए पहलवानी में आगे रहे, कविता में आगे नहीं निकल पाए। तो बार बार उनको मैं देखता और फिर मैंने कहा कि मैं बताऊं आगे क्या होगा। तो पिताजी ने मुझे इग्नोर करते कहा, हाँ तू जरूर बताएगा। मैंने कहा बता दूंगा। मैंने कहा पहली पंक्ति गाओ आप। तो उन्होंने गाई वो कि थारे बिना गौवें दुख पाती आजा किशन मुरारी। और मैंने झट से कह दिया, याद करें से सारे थमने भारत के नर नारी। और भैया ये मेरा कहना था कि पिताजी तो एकदम उछल पड़े और ये बोले भाई तू तो कवि बनेगा। और उन पिताजी का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे चिपटा लिया, कंधे पर बैठाया, नाचे। उसका कारण था कि हमारे पड़ोस में पंडित मुखराम शर्मा जी बहुत अच्छे कवि थे, भजनोपदेशक थे और बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर कह सकते हैं उन्हें। तो उनको देखकर पिताजी के मन में भी आ गया होगा चलो मैं भी लिखूं। तो धीरे धीरे फिर ये बात आई गई हो गई। तीसरी कक्षा में समझ लो कि मेरे मन में, मेरे हृदय में कविता का बीजारोपण हुआ। स्कूल में चला गया, हायर सेकेंडरी कर ली, उसके बाद महेंद्रगढ़ में कॉलेज था, वहां से बीए कर ली। भाषण बहुत बढ़िया देता था, मतलब कभी भाषण प्रतियोगिता में सेकंड नहीं आया, थर्ड नहीं आया, प्रथम स्थान मेरा सुरक्षित। और स्थिति ऐसे बनती थी कि कई लोग तो बाद में मेरा नाम देखकर नाम ही कटवा जाते, हमने नहीं बोलना, फर्स्ट तो इसको जाना है। तो परिवार बताया ना मैंने, कहा सामान्य होते हुए विशेष था, विशेष होते हुए भी सामान्य था। नाम खूब था, संपन्नता नहीं थी। और लोग आश्चर्य करते हैं कि एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला लड़का इतना बड़ा कवि कैसे बन गया। मैं आर्य समाज के संपर्क में आया और उसके रंग में पूरी तरह से रंग गया। तो आर्य समाज बावल का उत्सव था, तो वहां पर मुझे भी बोलने का अवसर मिल गया। मैंने कुछ कविताएं भी सुनाई, भाषण भी दिया, खूब तालियां वालियां बजी। तो मंच से उतरा तो एक सन्यासी और एक वानप्रस्थ दो आपस में बात कर रहे थे, दूर खड़े। तो मेरे कहे नौजवान सुनिए, कित का से? मैंने कहा जी कनीना का। बोले खास कनीना? मैंने कहा हाँ। तो वो सन्यासी थे, वो तो आचार्य भगवान देव पहले रहे, बाद में स्वामी ओमानंद सरस्वती बने, गुरुकुल झज्जर के संचालक संस्थापक। और जो वानप्रस्थ थे वो महाशय रामपत वानप्रस्थ थे। तो महाशय रामपत जी ने ओमानंद जी की तरफ देखते हुए कहा कि ले बोल कित पाला में कुतिया ब्याई से। अब इसका अर्थ मैं आज तक नहीं समझ पाया दिनेश जी। अच्छा। इसका अर्थ आज तक नहीं समझा, ले बोल कित पाला में कुतिया ब्याई से। लेकिन बाद में रामपत जी के बेटे मेरे अच्छे मित्र बने, सुखदेव शास्त्री। मैंने कहा भाई आपके पिताजी ने ऐसा कहा था मेरे बारे में, इसका अर्थ बताओ। तो बड़े हंसे, मतलब फाट के हंसे, हरियाणा में कहते फाट के हंसे। तो हंस पड़े, बोले भाई बात यह है कि बात तो बहुत जोरदार कही, लेकिन हमारे पिताजी कोई साहित्यिक व्यक्ति तो है नहीं, उपमा उन्होंने बढ़िया दी लेकिन हीन उपमा दी।
कहना ये था उनका वहां कि एक इतनी छोटी सी जगह में बहुत बड़ा मतलब प्रतिभाशाली लड़का पैदा हुआ, आपकी प्रशंसा की थी। तब तो जी जी रामपत जी भी नहीं है, सुखदेव जी भी नहीं है, लेकिन उनका संस्मरण जरूर मुझे याद है। तो और परिवार में पिताजी से मुझे स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिली, क्योंकि पहलवान थे। जी मैं भी थोड़ी बहुत पहलवानी करने लगा था, लेकिन फिर जी ने उन्होंने कहा कि भाई आपने पहलवानी करके क्या कर लिया, लड़के को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। तो जी। उन्होंने मुझे इस कुश्ती वाले क्षेत्र में नहीं जाने दिया, लेकिन कविता वाले क्षेत्र में मैं समझ लो पता नहीं कैसे आ गया। हम्म। तो माता जी से धार्मिक संस्कार मिले और गांव का वातावरण बहुत बढ़िया रहा, तो बस बूंद बूंद करके बस जुड़ता चला गया सारा का सारा। बहुत बढ़िया। अब जी शाश्वत जी, एक बड़ी बात होती है, परिवार का योगदान होता है, उसके बाद व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान होता है। जी जी। तो उस दौर की, जब आपका जन्म हुआ, युवावस्था को की ओर आप बढ़ रहे थे, तो उस दौरान की सामाजिक परिस्थितियां क्या थी? सामाजिक परिस्थितियां आज से बहुत ज्यादा बेहतर। जी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। जी मेरी बड़ी बहन ससुराल जा रही थी। बस स्टैंड पर हम दोनों बहन भाई बैठे हुए बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो एक बुजुर्ग से आए, बस तो नहीं आई थी लेकिन बुजुर्ग आए हैं। जी। और चूंकि ब्राह्मण परिवार में था तो सब कोई बाबा कहे, कोई दादा कहे, कोई पंडित जी कहे, ऐसे ही संबोधन होते थे वहां तो गांव में। तो बोले बाबा कित जा रहे से। जी मैंने कहा जी मैं जा जीजी जा रही। बोले जीजी से, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने अपनी अंटी में से 2 रुपए का नोट निकाला जी और बहन के हाथ में दिया, बोला जा बेटा खुश रहे। तो यानी एक व्यक्ति की बेटी पूरे गांव की बेटी। बस इस प्रकार की सामाजिक संरचना हमारी रही। आज वो माहौल देखने को नहीं मिलता। मतलब इतना भाईचारा, इतना प्रेम, इतना सहयोग कि गांव में कभी किसी के आग लग जाती तो लोग मतलब बाल्टियां घड़े निकाल निकाल कर आग बुझाने के लिए चल पड़ते थे। और आज किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, इतना मतलब समय आया है। तो मैं दोनों का अंतर करते हुए कहना चाहता हूं कि उस समय की सामाजिक संरचना बहुत बढ़िया थी जी। और उसी समाज ने ही हमें इतना संवेदनशील बनाया है। जी। तो आपको क्या लगता है कि पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिस्थितियां, उनका आपके जीवन के ऊपर कितना असर रहा? कितना असर मानते हैं आप? मतलब उसको समझ लो कि मैं 80% तो पूरा ही मानता हूं। जी समाज का भी, परिवार का भी 80% तो उसका असर है। जी और मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं ये मैं बिल्कुल कोई दंभ की बात नहीं कर रहा, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि मेरा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है समाज का है। त्वदीय वस्तु तुभ्यम समर्पित है गोविंद है। एक शब्द है आजकल प्रचलित रहता है, सेलिब्रिटी। तो हरियाणा में जो सेलिब्रिटी हैं, वो आप जैसे लोग हैं जिनका अनुसरण बच्चे करते हैं, युवा करते हैं। तो सेलिब्रिटीज से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी रुचि क्या है, क्या आप खाते पीते हैं, क्या काम करना आपको पसंद है, किस तरह का व्यवहार आपको पसंद है। तो उसी तरह से मेरा प्रश्न भी आपसे यही है, आपकी रुचि, व्यवहार जो आप पसंद करते हैं, खान पान जो आप पसंद करते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखो जी, एक शब्द है मोलड़। जी तो मैं बिल्कुल मोलड़ टाइप सा व्यक्ति हूँ, मस्त मलंग। जी जी। बिल्कुल सादा खाना, हम्म। सादा पहनना, जी शुद्ध आचरण, इन 3 चीजों पर जोर है। मैं 7वीं में एक सन्यासी के कहने पर मैंने चाय छोड़ी थी और आज तक उस वचन को निभा रहा हूं। अब
चाय को हाथ से छूना दूर, चिमटे से भी नहीं छूता। जी। अच्छा, दलिया, खिचड़ी, मसाले रहित सब्जियां, ये सब अच्छा लगता है। मतलब कुल मिलाकर सादा जीवन उच्च विचार को जीने का प्रयत्न करता हूं। और ये जो आजकल सब चल रहा है, गोलगप्पा संस्कृति चल रही है, चाउमीन संस्कृति चल रही है, मुझे जी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से खान पान की बात आप कर रहे थे, तो इसी हाँ, तरह से कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। जैसे अभी पिताजी की एक आपके पिताजी की आपने एक घटना सुनाई, तो उसको सुन करके मैं बीच में आपको टोकना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे याद आ रहा था कि पूत के पांव तो पालने दिख जाए। हाँ, नहीं, तो मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। आपने सही मुहावरे का प्रयोग किया यहाँ पर, सही लोकोक्ति बताई। हाँ, तो अगर हम बात करें कि कोई ऐसी बात, बिल्कुल अगर हरियाणवी में बात करूं, तो हरियाणवी मानस की यह इच्छा रहेगी कि आप ये बताओ, कोई ऐसी घटना बताओ हमने कि जिसका असर आपके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ा, जिसने जीवन को बदल दिया। देखो जी, मेरे लिए जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जी। तो शादी का जाल मेरे लिए तैयार कर दिया गया। अब चूंकि मैं आर्य समाज के प्रभाव में, तो मैं अभी मतलब 25 साल से पहले शादी करने का कोई प्रश्न नहीं था। जी। और मैं उन दिनों हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था, तो अब रिश्ते आने, ये आना वो आना। तो एक स्थिति ऐसी आई कि मैं घर छोड़कर भाग गया, और 3 दिन घर से बाहर रहा। लेकिन एक मित्र के माध्यम से सारी सूचनाएं मुझे मिलती रहती थी, अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर एक दिन, तीसरे दिन मित्र ने आकर कहा जी। कि पंडित जी, दादी मर जाएगी। उसने भी, आप तो घर छोड़ के भाग गए, उसने भी खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो खैर, मैंने कहा शादी के चक्कर से बचने के लिए कहीं माँ की हत्या का पाप मेरे ऊपर लगेगा, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं आया, फिर माँ बेटे दोनों मिलकर खूब चिपट कर रोए। और माँ ने कहा, भाई अब तेरी शादी तब करूंगी जब तू कहेगा। जी। मैंने कई बार कोशिश की कि भाई छोटों की हो जाए, मुझे रहने दो। हम्म। तो बोले नहीं, तू नहीं करेगा तो सारे कुंवारे बैठे रहेंगे। तो एक तो घटना मेरे जीवन में ये आई। और दूसरे, कॉलेज की मेरे मतलब मुझे कवि कैसे जबरदस्ती में बन गया। महेंद्रगढ़ कॉलेज में एक कवि सम्मेलन था। जी। तो मुझे 3 कवियों के नाम तो अब तक याद है। उनमें से एक तो थे श्री उदय भानुवंश, एक कुंदन गुड़गांवी, जी। और एक शास्त्री जी थे जी। महेंद्रगढ़ के। और एक दादरी के पास गांव था, वहां पर छाजूराम शर्मा थे। तो मैं तो शरीर से बहुत बलिष्ठ था, तगड़ा था। उन कवियों को सुनकर मेरे मन में ये उठा कि यार, ये दुबले मरियल पतले से अंश जी तो बिल्कुल सीखिया थे पहलवान, इतनी तालियां बटोर सकते हैं, इतनी वाह वाह बटोर सकते हैं, तो तू भी बहुत तगड़ा है, तू तो और इनसे बढ़िया कर सकता है। तो तब 1968 में मेरे मन में कवि बनने की चाह पैदा हुई, और फिर मैं कवि बन गया। जी। यूथ फेस्टिवल के लिए तुकबंदी की, जी। और जोनल यूथ फेस्टिवल में मेरी कविता फर्स्ट भी आ गई। तो यहां से कवि बनने का टर्निंग पॉइंट 1968 में एक कवि सम्मेलन सुना, और उस कवि सम्मेलन को सुनकर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूं। लेकिन ये 2 चीजें आपको बताई, शादी वाला और एक कवि सम्मेलन सुनकर कवि बनने वाला। अच्छा, मनीषी जी एक चीज बताइए कि कवि बनना, साहित्य में प्रवेश करना, लेखन को आप एक सामान्य स्वतः ईश्वर का वरदान मानते हैं या मेहनत से किया जाने वाला कार्य मानते हैं? देखो जी, व्यक्तित्व 2 चीजों से मिलकर बनता है, हेरेडिटी
प्लस एनवायरमेंट। जी, तो ऐसे ही कवि, वैसे तो मेरी मान्यता यह है कि कवि जन्मजात होता है, जी, कवि मां के पेट से जन्म लेता है, जी, जी, और ये जन्म जन्मांतरों का संचित पुण्य है कि कवि कोई बनता है। क्योंकि परमात्मा का पहला विशेषण कुछ है तो वो कवि है। परमात्मा कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। परमात्मा के वेद के मंत्र के अनुसार 4 विशेषण हैं। वो कवि भी है, मनीषी भी है, परिभू भी है, स्वयंभू भी है। तो आपके प्रश्न का यदि सीधा सा उत्तर दूं तो कवि मां के पेट से जन्म लेता है, लेकिन परिस्थितियों से उसका संस्कार होता है। क्योंकि कविता के 4 तत्व हैं। जी, भाव तत्व है, कल्पना तत्व है, शैली तत्व है और बुद्धि तत्व है। जी, तो भाव नहीं होगा तो फिर वो कल्पना कहाँ किसकी करोगे? या इस बात को यूं कहूं कि बीज ही नहीं होगा तो अंकुरण कहां से होगा? जी, तो कवि मां के पेट से जन्म लेता है, लेकिन परिस्थितियां और गुरु का मिलना और गुरु का मार्गदर्शन उसे अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाने की ओर अग्रसर करता है। तो आपके कहने का मतलब है कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्यंग्य के मामले में आपका एक बड़ा नाम है, बड़ा सम्मान से आपका नाम लिया जाता है और बहुत अच्छी रचनाएं आपने की हैं देश के लिए भी, जिनमें ओज है, मन से सुना जाता है, देश में भी विदेश में भी। कोई ऐसी रचना जो स्वतः आपके मन मस्तिष्क में इस समय हो, जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें? दिनेश जी, इस देश की परंपरा शस्त्र और शास्त्र के संतुलन की परंपरा है। जी, इसमें से एक भी स्तंभ यदि डगमगाता है तो दूसरा अपने आप डगमगा जाएगा। अब तक मेरे 14 काव्य संग्रह छपे, जी, 40 और छप जाए इतने अभी प्रतीक्षा में हैं। मुझसे कोई ये कहे कि सारस्वत मोहन मनीषी, जी, आपने अब तक जो कुछ भी लिखा है जी, उसमें से एक कविता छांट लो कि जी, सारी रचना को खारिज करके एक रचना यदि मुझे कुछ चुननी हो तो उसके केवल 2 पंक्तियां सुनाता हूं। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। जी, एक पंक्ति आई, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। अब इस एक पंक्ति में पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति का एक रूप समाया हुआ है। योग की पहली सीढ़ी, पहली ईंट अहिंसा से प्रारंभ होती है। अहिंसा सत्य अस्तेयम ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तो जियो और जीने दो का सिद्धांत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग यदि ये कसम खा लें कि भाई ना तो हम जिएंगे ना जीने देंगे, तो फिर अहिंसा अहिंसा असफल हो जाती है। तो फिर मेरी दूसरी पंक्ति आती है जी, और वो शस्त्र और शास्त्र के संतुलन को बनाती है। जी, पहली पंक्ति, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं पर माने तो हिंसा बहुत जरूरी एक बार कंडीशन फिर, क्या एक है? बार फिर दोहराइए। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अब इस रचना में मैं इतने उदाहरण देता हूं, इतने उदाहरण देता हूं कि पूरी की पूरी संस्कृति बोलती ये हिंदी भाषा के लिए आपने लिखा है, है। जी, क्या उसके लिए कोई कारण विशेष देना चाहेंगे?
देखो जी दिनेश जी, हिंदी अपनी मातृभाषा तो है ही, जी, और राष्ट्रभाषा भी है। ये दूसरी बात है कि कुछ कुछ थोड़े से स्वर बीच बीच में विरोध के उठते हैं, जी, लेकिन इस देश में समझी जाने वाली, लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, बोली जाने वाली अधिक व्यक्तियों के द्वारा कोई भाषा तो वो जी, हिंदी है। वो हिंदी है। तो हिंदी का महत्व असंदिग्ध है। दूसरी बात कि भाई मैं तो 40 साल हिंदी पढ़ाई है और रोटी खाई है। जी, तो हिंदी, इसलिए हिंदी में लिखने का, हिंदी में कहने का और हिंदी को जीने का जी। मेरा प्रयत्न रहा है। अच्छा मनीषी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके जी, लेखन का मूल विषय क्या रहा और उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कई लोग ये कहते हैं कि यार हमें विषय ही नहीं मिलते, सब्जेक्ट ही नहीं मिलते, जी, लेकिन सारस्वत मोहन मनीषी का कहना है कि सब्जेक्ट तो कदम कदम पर बिखरे पड़े, जी, कितने बटोर लो। लेकिन विडंबना क्या है, विसंगति क्या है जी, कि हम लोग देख कर भी देखते नहीं, सुनकर भी सुनते नहीं, अनुभव करके भी उसे भीतर तक नहीं उतारते। तो इसलिए हमारे पास विषयों की कमी रहती है। प्रेरणा व्यक्ति कहीं से भी ले सकता है। हमारे एक ऋषि हुए हैं दत्तात्रेय जी, उन्होंने छिपकली से, मकड़ी से, दीमक से, पता नहीं किस किस से प्रेरणा ली, किस किस को गुरु बनाया और जी, अपनी बात कह गए। तो हम प्रेरणा लेंगे तो प्रेरणा मिलेगी, और यदि कबूतर की तरह देख कर भी कुछ नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात। जी, जी, बहुत बड़ी बात। तो कदम कदम पर विषय बिखरे पड़े हैं, उनको समेटने वाला चाहिए। और सबसे बड़ी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए ना। जी, जी, बिल्कुल। संवेदनहीन तो लेखक बन ही नहीं सकता। जी। जी, अच्छा, आपके लेखन के अगर मैं बात करूं, आपने लिखना शुरू किया, लेकिन फिर भी जब कोई भी लेखक, कोई साहित्यकार लेखन करता है तो मन में, आत्मा में कुछ एक उद्देश्य रहते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपके भी कुछ उद्देश्य रहे होंगे। तो क्या आपके उद्देश्य रहे और वर्तमान में आप जी। कितना सफल उसमें आपको खुद को मानते हैं? काव्य के प्रयोजन, एक प्रश्न काव्य शास्त्र में आता है। जी, तो प्रयोजन कविता लिखने के 6 हैं। काव्यम यशसे, अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवेतर क्षतये, सद्य प्रनिर्वृत्तये, कांत संमित्तयोपदेश युजे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले काव्यम यश से, कविता कोई क्यों लिखता है। अब यहां पर काव्य का अर्थ केवल कविता नहीं है, पूरा साहित्य है। जी, जी, कि साहित्य व्यक्ति क्यों लिखता है, यश के लिए, जी, कि लोग मुझे जाने, पहचाने, वाह वाह करें, तालियां बजाएं, सराहें। पर दूसरा प्रयोजन है अर्थकृते, पैसे कमाने के लिए। जी, लेकिन मैं बता दूं, मतलब आप तो विद्वान हैं दिनेश जी, तो ये सब व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मैं 1973 में जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक कविता प्रतियोगिता में भाग लेने चला गया, और वहां पर मैं प्रथम भी आ गया और पुरस्कार भी बहुत अच्छा था। तो प्रथम आया तो एक निर्णायक ने मुझे बुलाया
उनका नाम डॉक्टर अवस्थी था, प्रोफेसर अवस्थी थे। जी जी। तो कहते हैं, मनीषी जी आप बहुत बढ़िया लिखते हो, बहुत बढ़िया पढ़ते हो, बस एक एक मेरी सलाह मान लो। मैंने कहा जी बताओ। बोले कविता से रोटी कमाने की कभी मत सोचना। जी कविता से रोटी कमाने की मत सोचना। तो यही कारण रहा कि मैं कविता में होल टाइमर नहीं रहा। वरना लोग कुछ नहीं करते, केवल कविता ही करते हैं, कवि सम्मेलनों में के मंच से भारी भरकम खूब कमाते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो मेरा दृष्टिकोण नहीं रहा। ईश्वर की कृपा से प्रोफेसर रहा 40 वर्ष तक। तो कविता को पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाया। अच्छा जी जी। लिखा, अच्छा पढ़ा और प्रतिष्ठा भी खूब मिली। आज वक्त बदल गया है, साहित्य को प्रयोग करने के और ये लेखन के, प्रस्तुत करने के, ये सारे तरीके बदल गए हैं। पहली बात तो यही है कि आप इसको कितना प्रासंगिक मानते हैं, उचित मानते हैं, और अगर उचित है तो कितना बदलाव अपेक्षित मानते हैं आप? देखो जी, कविता का प्रयोजन तो चलो हो गया, जी लेकिन कविता कोई क्यों लिखता है? जी तो या तो स्वान्त सुखाय लिखता है, जी या परत हिताय लिखता है, या तो अपने मन की तसल्ली के लिए कि मन का सारा दर्द है, गुस्सा है, आक्रोश है, कुंठा है, ऊब है, घुटन है, संतरास है, सब कागजों पर उतार दिया हमने और हम हल्के हो गए, जी हमारा विरेचन हो गया। जी जी और दूसरा है कि भाई दूसरों के कल्याण के लिए। जी तो यदि कविता को यदि व्यक्ति व्यवसाय बना लेगा तो उसकी दृष्टि केवल और केवल व्यवसाय पर रहेगी, और येन केन प्रकारण लिफाफेबाजी पर रहेगी, लिफाफों पर रहेगी। जी तो जी समाज तो पीछे छूट गया, कविता का उद्देश्य तो पीछे छूट गया ना। और मैंने तो एक गीत लिखा कि कविता परमेश्वर की वाणी, कविता परमेश्वर की वाणी, इससे बढ़कर और नहीं दुनिया में कुछ कल्याणी, कविता परमेश्वर की वाणी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी तो ये तो बेचना हुआ ना। जी अब जैसे परमात्मा ने पानी हमें मुफ्त में दिया है और आज पानी बेच रहे हैं, तो पानी तुम्हारा है क्या? प्रोडक्शन तुम्हारी है क्या? बेचने वालों से पूछता हूं। तो मैं इसको बेचने के पक्ष में नहीं हूं। परिवर्तन कितना ही हो जाए, व्यक्ति को आकाश में कितना ही ऊंचा चढ़ना पड़ जाए, लेकिन अपनी यदि जमीन को छोड़ गए ना, तो फिर अपने पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि आकाश से धड़ाम होते हुए, गिरते हुए वक्त में कोई वक्त नहीं लगता। तो अपनी जमीन से जुड़े रखिए, अपने संस्कारों को छोड़िए मत। भाई मैं तो उस पीढ़ी का हूं, और मेरा अपना भाव तो यही है कि हम चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन अपनी जमीन पर खड़े रहने की कोशिश करें, अन्यथा जमीन नीचे से खिसक जाएगी तो फिर कहीं के भी नहीं। जिस तरह से आज मैं और आप रूबरू हो रहे हैं, इस तरह के परिवर्तन जो ये हैं, अब लेखन का तरीका बदल गया, सृजन का तरीका बदल गया, तो उससे कहां तक सहमत आप हैं? नहीं, और क्या? समय के साथ तो दिनेश जी रहना ही पड़ेगा। समय के साथ नहीं रहेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, समय आगे निकल जाएगा। और हमारे यहाँ तो एक कहावत प्रचलित है कि समय गंजा होता है, पकड़ नहीं सकते। तो उसको समय को पकड़ना है तो आगे से झपट्टा मार के पकड़ना पड़ेगा, आगे कुछ बाड़ बाड़ है, थोड़ा सा हाथ में आ सकता है। तो समय के साथ तो चलिए, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं जी 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 कि समय की धार में बह जाना
साधारण सी बात है। जी लेकिन समय की धार को मोड़ने का प्रयत्न करना और उस धार को अपने अनुकूल बनाना, जी ये बड़ी बात है। समय के साथ हम नहीं चलेंगे, पिछड़ जाएंगे, निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। जी क्योंकि पहले का समय कुछ और था, आज तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना मामला सारा का सारा। पहले जी जी सब्जेक्टिव बिल्कुल। था, आज ऑब्जेक्टिव था। आज 100 में से 100% रिजल्ट भी आ जाएगा। पहले इक्का दुक्का प्रथम श्रेणी मिलती थी। जी जी तो समय के साथ तो चलना पड़ेगा। अब जैसे ये अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये सब जमाना है, जी यदि आपने मुझे कहा मैं आपके साथ जुड़ गया तो जुड़ गया, नहीं तो सारस्वत मौन मनुष्य अपने घर बैठा रहे, कौन पूछता है। जी तो इसलिए समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा। जी लेकिन समय का जितना सार्थक परिवर्तन है उसको हम आत्मसात करते चलें, और समय का जो निरर्थक वो है, धार है, उससे हम लोग बचकर चलें तो बचिए। बढ़िया रहेगा। जी वरना समय तो ये कहता है कि भाई कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खूब खाओ पियो मौज करो। हम्म। आज का समय ये कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर लोग हैं कि कुछ अपने आप को बचाकर चलते हैं, जी और उनमें से बचाकर चलते हैं, उनमें से एक मैं भी अपने आप को मानता कि मैं भी थोड़ा सा बचता बचाता समय की धार के साथ चलता हुआ जितना समायोजन हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकती है, करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि बदलना है पर सकारात्मक और नकारात्मक, सार्थक और निरर्थक को पहचान करके। जी लेकिन एक चीज अभी आपसे जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी बातों से जो मुझे लगा, आपने समाज हिताय लिखा, स्वांत सुखाय नहीं लिखा। तो आप स्वयं को कहाँ देखते हैं, कितना सफल मानते हैं इस बारे में? खुद को क्या लगता है कि आप सफल रहे उसमें? एक शब्द कहूंगा, सफलतम रहा। जी जैसा मैंने चाहा उतनी मुझे मन की प्रसन्नता मिली, ये तो स्वांत जी जी सुखाय हो गए। और बिल्कुल। परत हिताय, जितना मैं दूसरों का फायदा करने की कोशिश करता था, पता नहीं जी दिनेश जी जी आपको जानकारी है या नहीं है कि मेरे बहुत सारे गीत, मेरी बहुत सारी कविताएं जी विभिन्न गायक गायिकाओं के द्वारा आज भी समाज में गाई जाती हैं। जी तो गाई जाती हैं तो इसका मतलब गाने के योग्य होंगी तभी तो गाई जाती हैं। बिल्कुल और बिल्कुल वो बिल्कुल। गाई जाती हैं तो वो गायक भी समाज को बदलने की कोशिश ही करता है, प्रभावित करने की कोशिश करता है। जी तो मैं तो इस दृष्टि से सफल नहीं, सफलतर नहीं, सफलतम रहा। और मैं अपने लक्ष्य में खूब सफल हुआ हूँ। जी भीतर की यात्रा करता हूँ, स्वांत सुखाय, बड़ा आनंद मिलता है। और बाहर देखता हूँ तो बाहर भी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मनीषी जी, साहित्य की तरफ लौटते हैं और स्पेशल कुछ विशेष बातें हैं जो साहित्य के बारे में छूट रही हैं, जिनकी बातें कर लेना बड़ा जरूरी है। आपने बेहतरीन लिखा, पर किस जी किस विधा में लिखा? देखो जी, मेरी मूल विधा तो कविता है, लेकिन गद्य भी मेरा ठीक ठाक है। और हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि गद्यम कविनाम निक्षम वदंती। अच्छा कवि वो है जिसका गद्य भी बढ़िया है। तो उस गद्य की दृष्टि से बहुत सारे निबंध लिखे, बहुत सारी समीक्षाएं लिखी। एक उपन्यास लिखना शुरू किया था, वो अभी अधूरा पड़ा है, पता नहीं उसके भाग्य में क्या है। कई सालों से पड़ा ही है। फिर कविता का कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ जाता है। तो मूल तय और मूल प्रकृति की दृष्टि से तो मैं अपने आप को कवि ही मानता हूँ। लेकिन और कविता में भी कविता के जितने रूप हो सकते हैं दिनेश जी, मुक्तक से लेकर महाकाव्य तक, जी जी वो मेरी कलम से निकले, ये मेरे लिए एक बहुत आत्मसंतोष का विषय है कि दोहे मैंने लिखे, चौपाइयां मैंने लिखी, मुक्तक मैंने लिखे, खंड काव्य मैंने लिखा, महाकाव्य मैंने लिखा, गजलें मैंने लिखी,
और अब एक कुंडलिया छंद है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा छंद है, उसमें पूरी बात कही जा सकती है। तो कुंडलियों पर 3 किताबें एक साथ छप जाएं, इतनी सामग्री मेरी कलम से अभी कोरोना काल में निकली। कवित्व संग्रह भी मेरा एक आया, 214 कवित्व हैं। और कवित्व एक ऐसा छंद है हिंदी का जिसको मैं बिगड़ैल घोड़ा मानता हूं, और उस बिगड़ैल घोड़े की सवारी करना, वो सवार को हर ढंग से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जिसको उस कवित्व छंद की सवारी करनी आ गई तो फिर समझो कि सारे छंद उसके। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं छंदोबद्ध ही लिखता हूं, और छंद को कवि कर्म के लिए आवश्यक भी मानता हूं। किसी को बुरा लगता होगा, लेकिन मैं इसको आवश्यक मानता हूं। जी। तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई। फिर एक प्रश्न यहाँ उठता है, और जो मैं पूछने वाला भी था वो आपने जिक्र कर दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में जिन छंदों में या जिस विधा में आप लिख रहे हैं, जैसे, तो भविष्य क्या लगता है? भविष्य तो छंद मुक्त का, जहां तक मुझे दिखाई देता है, बहुत ज्यादा छंद मुक्त कविताएं लिखी जा रही हैं। हालांकि आपने बहुत बढ़िया सतसई में आपकी जैसे 700 दोहों की आपकी 5वीं किताब आ रही है, बहुत बड़ी बात है। दोहे सुनूंगा मैं आपसे, कुछ कविताएं भी सुनूंगा। 5 दिनेश जी छप चुकी हैं। जैसे मेरा नाम है सारस्वत मोहन मनीषी, तो सारस्वत सतसई 777 दोहे, मोहन सतसई 777 दोहे, मनीषी सतसई 777 दोहे, और फिर 2 हरियाणवी की सतसैया भी हैं, एक मरजीवन सतसई, एक सरजीवन सतसई, लेकिन दोहे लिखे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरा ये कहना है कि आप आज प्रकाशक के पास जाइए, प्रकाशक के पास कविता की पांडुलिपि लेकर जाएंगे तो वो कहेगा नहीं जी, कविता कोई नहीं खरीदता, कोई नहीं पढ़ता, कहानी ले आओ, उपन्यास ले आओ, ऐसी स्थिति है। तो वर्तमान को देखते हुए तो कविता कभी साहित्य के केंद्र में रही, आज हाशिए पर है, लेकिन चूंकि परिवर्तन होता है ना। अच्छा, कविता आज हाशिए पर क्यों आ गई? कविता जब साहित्य के केंद्र में थी और सब कुछ ही कविता में था, कविता में था, पूरा काव्य शास्त्र लिखा गया, तो वो कविता हाशिए पर क्यों आ गई? तो उसका सीधा सा उत्तर है कि कविता जब से छंद से दूर हो गई, अपनी गेयता से दूर हो गई, अपने अनुशासन से दूर हो गई, तो कविता अपनी आत्मा से दूर हो गई। इसलिए प्रकाश को ने कहा कि यार क्या है, अच्छा आजकल की कविता में है क्या? फ्री वर्ष की कविता में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई छंदोबद्ध भी सारा ही बढ़िया ही है ना, लेकिन छंद के कारण एक कठिनता तो है ना, कि छंद लिखना असल केवल दोहा छंद है, केवल 48 मात्राओं में सब कुछ बांध दिया। अब लिखो, कैसे लिखोगे? कभी मैं एमए में पढ़ता था, तो एमए में एक कविता पढ़ता था और मुझे बड़ी हंसी थी। मैंने कहा यार यही कविता है, तो फिर ये बड़े बड़े तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन्होंने छंद ने क्यों अपना समय खपाया? तो मन में प्रश्न उठा, क्या था? दिन मर गया है, मैं भी मर गया हूं, दिन मर गया है, मैं भी मर गया हूं, हींग और हल्दी से सुवासित मेरी बीवी मगर जिंदा है, मेरा कोट फटा है, उसने सिया है। कविता खत्म हो गई। और ये एमए के पाठ्यक्रम में पढ़ी मैंने कहा भाई यदि यही कविता है तो इस कविता का भविष्य उज्जवल नहीं है। कवि दिनकर जी ने कहा था कि मैं तो आशावादी हूं, कवि दिनकर जी ने कहा था कि भविष्य की कविता
मंत्र बनेगी, कभी मंत्र बनेगी। जिस प्रकार मंत्र हमारे समाज में पूज्य हैं, वैसे ही कविता भी मंत्र बनेगी। लेकिन अब सब बिखरा पड़ा है समय की, जब काल की छलनी में से सब साना जाएगा, कूड़ा कचरा नीचे बैठ जाएगा, सार सार रह जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे तो कविता का भविष्य अच्छा लगता है, और मैं एक आश्वस्ति प्रदान करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, कि मेरी कोशिश रहेगी कि अपनी पूरी आत्मा का सत्व कविता में उड़ेल दूं। रक्त की अंतिम बूंद भी कविता को मैं दे दूं, ताकि कविता दीर्घजीवी हो, और कवि साहित्य के केंद्र में रही थी, फिर से वो साहित्य के केंद्र में आए। जी, बहुत बढ़िया। जी, मनीषी जी, कोई रचना हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? अब प्रश्न कर रहा हूं मैं कि सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। लेकिन कंडीशन ये है कि दुष्ट नहीं माने तो, दुष्ट को मनाओ, पहले समझाओ, और जब उसने कसम ही खा रखी है ना भाई हम तो नहीं मानेंगे, तो फिर दूसरे भी तरीके हैं। क्योंकि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। तो रावण कंस कहो कब उपदेशों से माने हैं, सच्चाई को सदा इन्होंने मारे ताने हैं। काम सांप का डसना है, मौके पर डस लेगा, कुचले बिना काल हमको पंजे में कस लेगा। मांगे से गरीब को कम मिलती मजदूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। शांति। अब देखिए एक संकेत आएगा। अच्छा, कविता संकेतों की और प्रतीकों की भाषा होती है। सीधे सीधे किसी का नाम लेकर बात करें तो कोई मजा नहीं आता उसमें। काव्य की शक्तियां हैं, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, तात्पर्य वृत्ति है। तो मैं देखिए एक प्रधानमंत्री का संकेत करूंगा दिनेश जी, लेकिन नाम नहीं लूंगा, और आप समझेंगे, आनंद लेंगे। तो शांति शांति को जपते जपते हम जड़ हो बैठे, कोहे नूर सा दुर्लभ हीरा तक भी खो बैठे कैलाश कबूतर श्वेत उड़ाने में, अचकन की जेबों पर लाल गुलाब लगाने में। झंडा ऊंचा है यदि डंडे की मंजूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। नीच राक्षसों ने यज्ञों का नित विध्वंस किया, ऋषियों ने निज रक्त करों से कर रूप में दिया। बात बनी तब ही आंसू को जब अंगार किया, शांति तभी हो सकी धनुष ने जब टंकार किया। काली भैंस किसी साबुन से हुई न भूरी है, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। और हमें ये हरगिज नहीं भूलना चाहिए, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। कोई ऐसी आपके जीवन की उपलब्धियां जो बरबस कई बार मस्तिष्क में रहती हैं, जिनको हम भूल नहीं पाते हैं, और जिनको साझा करने का मन भी होता है, कुछ ऐसी उपलब्धियां जो हमें सुना करके गौरवान्वित स्वयं भी महसूस करें, और हमें बतौर हरियाणवी, बतौर भारतीय गौरव का अनुभव हो। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी ये है कि मैं जिंदगी में बहुत संतुष्ट हूं, और इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं मानता हूं अपने आप को। तो कहीं असंतोष नहीं है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। परमात्मा ने जो दे दिया
बहुत बढ़िया दे दिया, नहीं दिया तो उसके लिए मन में कोई शिकायत का भाव नहीं है, तो उपलब्धि कुछ भी नहीं है। और देखा जाए तो सारी उपलब्धियां हैं। भाई मैं सारस्वत मोहन मनीषी आपके सामने बैठा हुआ हूँ, हम बात कर रहे हैं, ये कम उपलब्धि है क्या? वरना तो पता नहीं किस योनि में भटकते रहते। तो मनुष्य का जन्म लेना सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं, और फिर मनुष्य का जन्म लेकर कवि होना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और कवि होकर समाज को प्रभावित करने की कोशिश करना और प्रभावित कर भी लेना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उपलब्धियों का तो अंबार लगा हुआ है। सारस्वत मोहन मनीषी, एक नाम में ही प्रश्न है। ये जो सारस्वत शब्द है, ये दुनिया पीछे रखती है, आपने आगे रखा है, इसका क्या कारण बताएंगे? इसका कारण ये है कि बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, और कुछ लोगों ने आपत्ति भी उठाई, और एक आर्य समाजी मित्र ने तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि ये आर्य समाजी होते हुए भी घोर और भयंकर जातिवादी। तो लोग तो, जैसे आपने कहा कि लोग तो बाद में सारस्वत लिखते हैं, आपने पहले लिखा, ठीक है ना। तो ये एक संयोग है कि मैं सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया, एक संयोग है, इसमें मेरे कोई हाथ में नहीं था, ठीक है ना। मैं वेस्ट कॉलेज भिवानी में 1976 में प्राध्यापक लगा। उससे पहले मैं मोहन लाल सारस्वत लिखता था, मेरा नाम ये था, मोहन लाल सारस्वत। और नुगरा था तब तक, गुरु नहीं बनाया था कोई काव्य की दृष्टि से। तो श्री महावीर प्रसाद जी मधुप भिवानी के थे, मेरे पूज्य गुरुदेव रहे, और उन्होंने मुझे तराशा, गढ़ा, और मैं ये कहूं कि उन्होंने कलम मेरे हाथ में पकड़ाकर मुझे लिखना सिखाया। तो उन्होंने कहा कि यार ये नाम तो, अब उपनाम तो कवि का होना चाहिए। तो मैंने कहा जी आप बताओ। तो उन्होंने दो विकल्प दिए मुझे, बोले भाई मोहन, मोहन आपका मूल नाम है, मोहन, लाल भी वाद का है, सारस्वती वाद का है, तो मोहन के साथ या तो मनस्वी रख लो, मोहन मनस्वी, और या रख लो मोहन के साथ मनीषी। तो उस वक्त तो मुझे मनस्वी अच्छा लगा था, मैंने कहा जी मोहन मनस्वी रख दो। फिर वो हंसकर कहते हैं कि यार ये मनस्वी शब्द है ना, बोलने में थोड़ा सा भारी पड़ता है, तो मनीषी। तो मैंने कहा जी एक एक थोड़ा सा और, मेरी इच्छा है कि मैं इस सारस्वत शब्द से मुक्त नहीं होना चाहता। तो बोले बात तो फिर खत्म ही होगी, सारी खत्म हो गई। सारस्वत मोहन मनीषी। और इस वक्त तक मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सारस्वत मोहन मनीषी नाम का अकेला व्यक्ति है दुनिया में। सारस्वत बहुत, मोहन बहुत, मनीषी बहुत, लेकिन सारस्वत मोहन मनीषी। और ये सारस्वत मोहन, जैसे महेंद्र मोहन, सुरेंद्र मोहन, नरेंद्र मोहन आजकल नाम रखे जाते हैं, तो ऐसे ही सारस्वत मोहन। और सारस्वत का अर्थ क्या है? सरस्वती पुत्र है इति सारस्वत है, जो सरस्वती माँ का बेटा है वो सारस्वत है। तो इसमें जातिवाद मेरे ख्याल से नहीं ढूंढना चाहिए, मेरा नाम है, ठीक है ना। जी बिल्कुल। जी। तो अभी
गुरु की बात आपने की और आपने अच्छा याद दिलाया, एक प्रश्न छूट रहा था। प्रेरणा की बात तो हम कर चुके, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, किसी भी लेखक और साहित्यकार को उनसे प्रेरणा मिलती है, उनको देख करके पढ़ करके वो लिखना सीखता है, अपना गुरु मानता है, मार्गदर्शक मानता है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप उन लोगों के नाम हमें बताएं, उन महानुभावों के जो साहित्यकार आपकी प्रेरणा रहे या जिनको पढ़ना आप पसंद करते हैं। कि सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी रहे, जब वो गुनगुना रहे थे और मैंने उस पंक्ति को पूरा कर दिया था। फिर दूसरे प्रेरणा स्रोत मेरे पंडित मुखराम शर्मा रहे, जो भजनोपदेशक थे, और वो आशु कवि थे, तुरंत तुरंत गढ़ गढ़ के, मतलब तुरंत बना बना कर गाते थे। और उन दिनों उनकी पूरे इलाके में बहुत बढ़िया कथाएं होती थी, बहुत बढ़िया गाते थे, उनके भजन होते थे। फिर तीसरा श्री मदन लाल शर्मा जी, हमारे साइंस मास्टर होते थे और बाद में वो गीता विद्या मंदिर कुरुक्षेत्र के प्राचार्य भी रहे। तो उन्होंने मुझे गढ़ने का कार्य किया, भाषण कला इत्यादि वगैरह सब उनकी देन है, नाटक वटक वगैरह सब। और उन्होंने एक बार मॉक पार्लियामेंट की, तो मुझे उसमें वाई बी चौहान बनाया, गोल मटोल सा टोपी लगा कर। आज भी उसका बहुत नशा है और उसका नशा बहुत दिन तक रहा मुझे, मैं वाई बी चौहान हूँ, रक्षा मंत्री। उसके बाद फिर कॉलेज में कवि सम्मेलन में आपको बताया था कि वही हंस जी से, कुंदन गुड़गामी से और शास्त्री जी से और छाजूराम शर्मा जी से। और बाद में जब मैं विश्वविद्यालय में आया तो एक बहुत कद्दावर कवि से मेरा परिचय हुआ और उनका नाम रहा डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश। मैं उनसे मात्र 9 महीने ही पढ़ पाया कि उनका देहांत हो गया। और वो कहते थे, सारस्वत तेरे को इतना बड़ा कवि बनाऊंगा कि तू याद रखेगा, कोई मिला था तेरे को, गुरु मिला था। मतलब एमए के दौरान। और फिर डॉक्टर रामेश्वर लाल खंडेलवाल तरुण, भाई क्या लिखते थे, वो ही मेरे टीचर रहे। डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा जी, जिनको हरियाणा का प्रथम सूर पुरस्कार मिला, वो ही मेरे गुरुजी रहे, कवि थे बड़े अच्छे। मेरे काव्य संकलन की उन्होंने भूमिका भी लिखी। और उसी काव्य संकलन को एक साथ 2 राज्य पुरस्कार मिले, हरियाणा साहित्य अकादमी का भी, भाषा विभाग पंजाब का भी। तो प्रेरणा तो पता नहीं किन किन लोगों के साथ संपर्क में मैं आया, धीरे धीरे सिमट सिमट कर वो ये एक तालाब भर गया, बूंद बूंद से घड़ा भर गया। और मुझे कौन से कवि अच्छे लगते हैं, तो भाई ये 3-4 नाम तो मैंने ले दिए। उदय भानुवंश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, रामेश्वर लाल खंडेलवाल जी बहुत बढ़िया लगते हैं, पद्म सिंह शर्मा कमलेश बहुत बढ़िया लगते हैं, और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, बच्चन जी। तो ऐसे करके बहुत सारे कवि, अरे बहुत लंबी सूची है। और मैं तो सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि उन सब से कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में मैं प्रभावित हुआ। अच्छा, मनीष जी, कुछ युवा साहित्यकारों के लिए जी, कोई बात जो मन में हो, जो आप कहना चाहें। युवा साहित्यकारों से यही कहना है कि कथनी और करनी, रहनी और सहनी, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। शराब पीकर शराबबंदी पर कविता लिखना, ये कवि कर्म के साथ बेईमानी मानूंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि वे दूसरे लोग भी छोड़ें, तो पहले आप छोड़ें। जैसे संत ने कहा कि भाई गुड़ मत खाया कर, तो पहले उसने, संत ने खुद गुड़ छोड़ा ना, ये कहानी अपने आती है। तो युवाओं से यही कहना है कि कविता को लिखना नहीं,
कविता को जीना, कि जैसा जीवन आप जी रहे हैं वैसा लिखो। कबीर ने कितना बढ़िया कह दिया, और या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कितना बढ़िया कह दिया, जिस तरह तू जी रहा है उस तरह तू लिख, और फिर हमसे बड़ा तू दिख। तो ये अंतर अंतर नहीं, ये अंतर बेईमानी समझी जाएगी, ये दिखावा समझा जाएगा, प्रदर्शन समझा जाएगा, और मां सरस्वती के आंगन में खुशबू फैलाने की बजाय बदबू फैलाने का काम समझा जाएगा, मेरी दृष्टि में। तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत बढ़िया लिख रही है, बहुत बढ़िया लिखेगी, लेकिन उसको जिए। मनीष जी, अब अंतिम प्रश्न है। साहित्यकार आपके जीवन का एक अलग अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, पर उससे पहले एक सामाजिक प्राणी है हम, और बतौर एक सामाजिक प्राणी, बतौर एक मनुष्य इंसान, आप की उम्र इतनी हो चली है, अब आपके पीछे 2 पीढ़ियां आ गई हैं, तो समाज में किस तरह की अपेक्षाएं आप रखते हैं, किस तरह की उम्मीद है, और आने वाले बच्चों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? भाई पहले तो दिनेश जी आपने ये कहा कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, भाई मैं इस पर आपत्ति करता हूं। हालांकि मैं 6 मई को 71 साल का हो जाऊंगा, जी 72 में शुरू हो जाऊंगा, जी। लेकिन अभी तक प्रभु की कृपा से योग साधना करने के कारण मैं अपने आप को वही 22 साल का नौजवान मानता हूं, और बाबा रामदेव से बढ़िया न्योली घुमा सकता हूं। तो युवकों को यही कहना चाहता हूं कि पहले तो रहो शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ, और तभी फिर आपके स्वस्थ शरीर में से, स्वस्थ मनो मस्तिष्क में से स्वस्थ साहित्य निकलेगा, और वही प्रभावित करेगा, और वही राष्ट्र का निर्माण करेगा, वही विश्व का निर्माण करेगा। तो रुग्ण मानसिकता, रुग्ण देह को लेकर कोई बढ़िया कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त ना हो। जी। तो मनीष जी, जो कोई काव्य पंक्ति हो जाए, अंत में कोई दोहा हो जाए। पांव दबा या मत दबा, पर कानून न छांट। पांव दबा या मत दबा, पर कानून न छांट। सारी चीजें बांट ली, मां को तो मत बांट। दूसरा एक दोहा और, कि कम बोलो ज्यादा सुनो, कम बोलो ज्यादा सुनो, बढ़े खुशी मुस्कान, दिए तभी भगवान ने एक जीभ 2 कान। ये परमात्मा की कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि एक जीभ दिए, 2 कान दिए हैं। हम सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। कहो तो एक गीत की पंक्तियां सुना दूं, गुनगुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। अंधेरा बढ़ रहा, अंधेरा बढ़ रहा, अंधेरा बढ़ रहा, नया सूरज चमकाओ रे। बैठ एकता के रथ में आवाज लगाओ रे। और आवाज क्या हो? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खंड खंड भारत माता को करने वीर अखंड चलो, जय चंदों के स्वप्न जलाने लेकर आग प्रचंड चलो। जाग उठो, जाग उठो भारत वीरों, देने दुष्टों को दंड चलो। वज्र इरादे सीना ताने, फौलादी भुज दंड चलो। जगो जगाओ रे, मिलकर गाओ रे, भुजा उठाओ रे, देश बचाओ रे, भुजा उठाओ रे,
देश बचाओ रे। वीर प्रसूता भारत माता यह दिखलाओ रे। और फिर गाओ, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। बजे कृष्ण की अटल मनोहर मुरली, जन संदेश लिए रोम रोम में राम, हृदय में दयानंद दशमेश लिए। बिस्मिल्लो अशफाक लिए, पुरखों का प्रण सम्मान लिए। भाषा वेश जाति पीछे, सांसों में हिंदुस्तान लिए। पीर भगाओ रे, दवा लगाओ रे, नजर मिलाओ रे, धूल चटाओ रे, नजर मिलाओ रे, धूल चटाओ रे, नजर मिलाओ रे, धूल चटाओ रे। माँ के चरणों में दुश्मन के शीश चढ़ाओ रे। और फिर गाना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जय भारत माता, जय भारत माता, शक्तिरेव जयते, शक्तिरेव जयते। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के इस साक्षात्कार के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं, और आप दिनेश जी मेरी इस बात को पूरे देशवासियों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनेंगे। हमें ये शपथ लेनी चाहिए, क्या प्रण करते हैं संस्कृति की हम शाम नहीं होने देंगे। प्रण करते हैं संस्कृति की हम शाम नहीं होने देंगे। वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जी मनीषी जी, बहुत बढ़िया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने हमें इतना समय दिया, आप हमारे साथ इतनी देर जुड़े और अपने साहित्य के बारे में, जीवन के बारे में बेहतरीन जानकारी हमारे साथ साझा की। आपका अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपने जो समझा, आभार।